बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। बिलाखिर पीडीएम का लाहौर जलसा जिसके बहुत चर्चे थे हो ही गया। थोड़ी देर पहले अभी मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर ख़त्म की है, बिलावल साहब की तकरीर जारी है और इसके बाद मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। और नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो पहले से रिकॉर्डेड तकरीर है जो इस जलसे के अंदर एयर की जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम तादाद की बात करें, क्योंकि बहुत अरसे से हम देख रहे थे कि लाहौर जलसे को लेकर बहुत एक हाइप क्रिएट की जा रही थी। एक तो पीडीएम की 11 जमातें हैं जो यहाँ पर इकट्ठी हैं, जिन्होंने लोगों को लाना था, मीनार पाकिस्तान की जगह का इंतखाब किया गया और तादाद कितनी थी वो आपके सामने है। चंद हज़ार लोग थे। बार बार इमरान खान के पीटीआई के 2011 के मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे का मरियम बीबी जिक्र करती रहीं, तो आज सिर्फ और सिर्फ इस जलसे के अंदर अगर देखा जाए जो 35% मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड का एरिया जो मुख्तस किया गया था, जो जगह मुख्तस की गई थी, जो अहाता था इस जलसे के लिए, उसको नहीं भरा जा सका 11 अपोजिशन की इन सियासी जमातों की तरफ से। तो 2011 का पीटीआई का लाहौर का जलसा तो एक अलग ही चीज़ था। वो तो तकरीबन कम से कम 1.5 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे। तादाद के एतबार से तो ये आज का अगर कहा जाए कि फ्लॉप शो है तो वो गलत नहीं होगा। एम्बैरेसिंग था ऑब्वियसली पीडीएम की जमातों के लिए भी, और वो मायूसी उनके चेहरों से भी अयां थी। आज मरियम साहिबा की अगर तकरीर की हम बात करें, उसमें भी उन्होंने कोई मुख्तलिफ बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि पहले ना की हो, कोई नई बात नहीं थी। आज ऑब्वियसली तज्जिया है इस जलसे के हवाले से ही, और ये जो पूरी एक तहरीक है पीडीएम की, इस बारे में आज अपने मेहमानों से, अपने तज्जियाकारों से जानेंगे। क्योंकि जाते जाते मरियम साहिबा ने भी कहा कि अगर इस्लामाबाद गए, धरना दिया, वहाँ जितने दिन रुकना पड़ा तो रुकोगे। जलसे में मौजूद जितने लोग थे उनसे ये सवाल किया गया तो क्या वाकई ऐसा कोई प्लान है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होता है तो फिर क्या हो जाएगा। और ये हुकूमत गिराने का जो अभी तक पीडीएम का दावा है, इसमें कितना कोई सच्चाई आने वाले दिनों में हमें नजर आएगी। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रजा रूमी साहब मौजूद हैं, इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इरशाद अहमद आरिफ साहब, सबसे पहले तो अभी तक जितना हमने जलसा देखा, विजुअल्स देखे, जो तकरीर सुनी, आपका तज़िया उस पर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जलसा जितने लोग इस वक्त थे इससे 4 गुना बड़ा भी होता तो मेरे नुक्ता नज़र से कोई उसकी ख़ास अहमियत इसलिए नहीं थी। बिल्कुल सही कि जलसों से ना तो हुकूमतें बनती हैं, ना बिगड़ती हैं, ना ऐसे हालात में कोई बहुत ज़्यादा कौमी सियासत पर उसका असर होता है। लेकिन तवक्को ये थी कि ये 11 जमातें हैं, जिनमें 4 जो बड़ी जमातें हैं, इस लिहाज से कि उनके पास कारकुन है, उनके पास वोटर है। पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून है, यहाँ से तकरीबन कुछ 36 के करीब कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हैं उनके पास। उसके बाद पीपल्स पार्टी है, उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम है जिनके पास दीनी मदारस की पावर है, जमीयत अहल हदीस और जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी साहब के साहबजादे हैं। तो ये वो जमातें हैं जिनके अगर कारकुन इकट्ठे किए जाएँ और पूरे वो दिलजमी से आएँ तो एक काफ़ी बड़ी तादाद जमा हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए इन 4 जमातों को, 5 जमातों को ही देख लिया जाए, बाकी एएनपी तो ज़ाहिर है यहाँ ना होने के बराबर है, या बाकी जो जमातें वो बराए नाम ही हैं जी। तो ये आप मायूस कौन इसको कह सकते हैं, इसलिए कि लाहौर शहर 1.5 करोड़ आबादी का तो शहर है। इस वक्त थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आने से पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, मैं उससे पूछा कि क्या है। उसने कहा जी मैं अभी इस वक्त शहर से आ रहा हूँ मुल्तान रोड पे, मेरे भाई 5 बजे मीनार पाकिस्तान बस से उतरे हैं और वहाँ से बासानी वो रिक्शा लेके घर पहुँच चुके हैं। तो इसका मतलब अमूमन लाहौर में जब इज्तिमा होता है मीनार पाकिस्तान पे, माजी में जितने इज्तिमात भी होते रहे हैं, तो ये भाटी का इलाका और ये रावी रोड का इलाका, लोहारी का इलाका, यहाँ ट्रैफिक जैम होती है, शहर बंद हो जाता है, सड़कें चौक हो जाती हैं आपकी, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये पहलू है, और उसकी वजूहात जो हैं वो भी बड़ी पहले से मालूम थी। कम से कम मेरे जैसा आदमी तो ये कह रहा था कि ये गलत वक्त पे इन्होंने ये इंतखाब किया है। शदीद सर्दी है, कोरोना है, और सोने पर सुहागा ये है कि मरियम नवाज साहबा जो 3 दिन पहले निकल पड़ी हैं, एक लीडर की एक कशिश होती है, लीडर को सुनने के लिए लोग
जाते हैं, अगर वो 3 दिन से लाहौर में उनको देख रहे हैं, गली गली वो घूम रही हैं, लोगों को दावत दे रही हैं, तो लोगों को अंदाजा हो गया कि ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ हर स्ट्रेटजी। आप कह रहे हैं इट डिडंट वर्क। मैं ठीक है, ये आपको लग रहा है कि ये बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग कम निकले हैं बाहर। लेकिन ये जिस तरह से आपने कहा कि अगर इससे 4 गुना लोग ज्यादा भी निकल आते तो भी क्या वो ये अक्कासी होती है बड़ी तादाद लोगों की किसी जलसे में कि भाई इससे हुकूमत घर चली जाएगी? तो जवाब है नहीं। लेकिन रज़ा रूमी साहब, मेरा सवाल ये है कि ये जो आज के दिन आर या पार कहा जा रहा था, पहले 8 दिसंबर की तारीख दी थी मरियम साहिबा ने, फिर आज के दिन के हवाले से उन्होंने कहा था कि आज तो आर या पार लाहौर के जलसे में होगा और आज लाहौर के जलसे में हम अपनी फतह का ऐलान करेंगे। तो आखिर वो कौन सी फतह? ऐसा कोई ऐलान हमने देखा तो नहीं अभी तक। पीडीएम की फतह क्या है? देखिए, पीडीएम की फतह तो अभी बहुत दूर है अगर कोई होगी, और उसकी वजह ये है कि जैसे उन्होंने पहले ऐलान कर रखा है कि वो मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके तहत वो हुकूमत पे दबाव बढ़ाएंगे। ये गालिबन स्टेज 1 है जहाँ पर जलसों ने इख्तिताम होना था लाहौर में। उसके बाद अब इस्तीफ़ों की बात चल रही है, अब वो इस्तीफ़े कुछ लोगों के सामने भी आ गए हैं। उसके ऊपर एक मरबूत या यूनाइटेड पॉलिसी अभी नहीं हमारे सामने कि क्या पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन की तरह इस्तीफे देने में यकीन रखती है, और अगर वो इस्तीफे हो भी जाते हैं तो उसके बाद फिर जो अगला ऑप्शन उन्होंने रखा है वो लॉन्ग मार्च या धरने का है इस्लामाबाद की तरफ। उस पर भी कुछ इब्हाम है कि वो अभी होगा या मौसम बेहतर होने पर होगा। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये जो तहरीक है ये इब्तदाई मराहिल हैं, पहला मरला है ये। तो उसमें मेरे जो है फतह की या कोई बड़ी कामयाबी की तवक्को तो नहीं की जा सकती थी। और जहां तक रही बात बयानात की, आपको पता है सियासतदान बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो करते हैं और इसी तरह से वो अपनी जो है धाक भी बिठाते हैं, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज भी करते हैं। मगर वाकया ये है कि पीडीएम जो है उसने बहुत सारी मुख्तलिफ जमातों को दाएं बाजू से लेकर सेंटर और सेंटर लेफ्ट को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है। अब ये इत्तेहाद कितना कायम रहता है, ये कितना दूरस्त साबित होता है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल ये है कि ये उनकी चल तो रही है, एक प्रेशर तो वो डाल रहे हैं और वो प्रेशर डल रहा है। सही। और ऑब्वियसली फिर आपने जिस तरह से कहा कि इसमें ऑब्वियसली ऐसी जमातें भी मौजूद हैं जिनके बारे में आसानी से कहा जा सकता है कि अननेचुरल अलायंस भी आपको नजर आता है। जनरल साहब अबू नूरानी साहब थे, उन्होंने कोयटा में खड़े होकर वो अलग रियासत की बलूचिस्तान की बात कर दी थी, बाद में चले वो पता चल गया कि उनका इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, वो चीज़ ख़त्म हो गई। आज लाहौर में मौजूद थे अचकजई साहब और वहाँ लाहौरियों को ही उन्होंने तज़हीक आमेज़ जुमले उनके बारे में कह डाले कि जी यही लाहौरी हैं जिन्होंने हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज साम्राज्य का साथ दिया। तो ऑब्वियसली वो भी एक बैड टेस्ट में चीज चली गई। आपको किस तरीके से ओवरऑल लग रहा है ये जलसा भी और अभी तक ये जो स्टेज 1 कह लें या फर्स्ट फेज कह लें इस पीडीएम की वो? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पहले तो अगर जलसे बहुत बड़े बड़े भी हों तो हमें अंदाजा है कि उसका इलेक्शन जीतने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इसी को देख लें, एक तो 11 पार्टियां, ये कोई इलेक्टोरल इत्तेहाद तो है नहीं, ये अलहदा हो जाएंगे। अभी आप देखिए कि इनका क्या हशर हुआ वहां पे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्टोरल इत्तेहाद तो नहीं था। जलसे बड़े किए, सब कुछ हुआ, आपस में बड़ी कोऑर्डिनेशन भी, लेकिन वहां पे वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। तो ये 11 जमातें हैं, 20-22 शहरों से ये लोगों को लेके आए हैं। और उसके साथ साथ आप देखिए कि यानी यहाँ पे कराची तक से लोगों को पकड़ के लेके आए हुए। फिर मदरसों के लोग हैं, यानी 2-3 दीनी जमातें जो साथ हैं, जो अपने आप को दीनी कहती हैं, तो लादीनी जमातें, लेकिन बहरहाल वो आप देखिए कि वो मदरसों के लोग लेके आए हुए हैं और डंडा बरदार वो अंदर खड़े किए हुए हैं। तो ये सारा कुछ अगर आप इसको हिसाब लगाएं तो वो उस लिहाज से ये मजमा कतन आपको इम्प्रेस नहीं करता। फिर ये है कि ये लोग वापस अपने अपने घरों को, अपने इलाकों को चले जाएंगे, तो आप देख लीजिए कि इनको दोबारा तो इकट्ठा किया जा सकता, लेकिन लाजमी बात है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे तो इलेक्शन पे इसका क्या असर पड़े, तो वो भी नहीं है। रही बात ये है कि यहाँ पे जो इन पार्टियों में लोग शामिल हैं इस वक्त,
ان کا اپنا ماضی بڑا ہی گھنونا، گندا اور غلیظ. ان میں سے آپ نے صرف محمود خان اچکزئی کی بات کی. محمود خان اچکزئی نے ہمیشہ افغانستان کی حمایت پہ بات کی اور آج بھی کہا کہ جناب یہ لاہوریوں نے افغانستان کی زمین پہ بھی قبضہ کروایا. اور یہ الیکشن میں کبھی یہ جیتتے بھی ہیں تو ادھر سے وہ افغانی ان کو دیے ہوئے ہیں، انہوں نے آئی ڈی کارڈ لے کے، تو الیکشن میں وہ آگے ووٹ دیتے ہیں. اس دفعہ یہ ہارے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے آ رہے ہیں. یہ دو ہی کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ، ایک یہ خود تھے اور دوسرا ان کا کینڈیڈیٹ تھا، تو مولانا کا کینڈیڈیٹ تھی. تو یہ بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن ریگڈ تھے، مولانا کے سر پہ مار رہے ہیں یہ وہ کہ جی مولانا نے ریگنگ کروائی تھی ان کے آدمی نے. بات یہ ہے، اور مولانا خود، میں نے پوری اپنی جتنی ان کی پولیٹیکل میں نے دیکھی ہے لائف، اس میں میں نے آج دن تک ان کے منہ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں سنا کرتا. اور محمود خان اچکزئی سے میں نے کبھی افغانستان کی مذمت نہیں سنی. کہ آج ہم نے ایک ڈوزیئر بھی دیا ہے جس میں ہم نے کہا کہ 66 کیمپس ہیں افغانستان میں جہاں سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے جی. لیکن محمود خان اچکزئی کے زبان نہیں ہے کہ کبھی ادھر کی بات کرے. وہ ہمیشہ دشمن کا ہی ساتھی رہا. یہ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہیں پہ بھی کچھ اچیو کر سکتی ہیں؟ یہ 11 جماعتیں جو پی ڈی ایم کے فورم پر اکٹھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں چیز یہ ہے سادیہ کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں تاثیر تو ہونی چاہیے نا. جو خود اندر سے گندا، اس کی بات میں تاثیر کیا ہو؟ کیا لوگوں کو، مجھے، آپ کو، سب کو پتہ نہیں؟ اب رائٹ. بلاول صاحب کی ذرا تقریر پہ بات کرتے ہیں. میں ارشاد عارف صاحب، ابھی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد تو ہم آ رہے ہیں، کان کھول کے سن لیں کہ آ کر ہم وزیر اعظم کا استعفیٰ چھین کر رہیں گے. تو 126 دن عمران خان پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں دھرنا، جب ہر چیز سٹینڈ سٹل پر آ گئی تھی، آپ بار بار بتایا جاتا ہے کہ جی چینی صدر کا دورہ نہیں ہوا تھا، کیپٹل میں آ کر بیٹھ گئے تھے، تو وہ نہیں استعفیٰ لے سکے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے چھین لیں گے جو بلاول صاحب نے ابھی بھی کہا ہے؟ وہ تو رضا رضوی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاست دانوں کی عادت ہے، بھڑکیں مارتے ہیں. دیکھیں، قائد اعظم ایک ایسے سیاستدان تھے جو لفظوں کی حرمت کا اور پاسداری کا ہمیشہ لحاظ کرتے تھے، پاسداری کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے اور بولنے سے پہلے لفظوں کو تولنا چاہیے. ایک دفعہ ایک مسلم لیگ کے لیڈر نے ایک بیان دیا جس میں ایسے تھا، بڑکیں ماری گئی تھیں، تو قائد اعظم نے ان سے کہا کہ دوبارہ میں یہ بیان نہ سنوں، کیونکہ اس کے پیچھے سینکشن کیا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، آپ کے پاس طاقت کیا ہے، کس طاقت کے ذریعے ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ بلاول صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کے والد گرامی، آپ کی پارٹی 2014 میں یہ کہہ رہی تھی، میاں نواز شریف کا ساتھ دے رہی تھی یہ کہہ کر کہ دھرنوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، جتھوں کے ذریعے حکومت کو نہ تو غیر مستحکم کرنا چاہیے، نہ وزیر اعظم کو سے استعفیٰ لینا چاہیے. یہی موقف میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کا تھا، یہی موقف ان ساری جماعتوں کا تھا جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ساری کی ساری جماعتیں یہی کہہ رہی تھیں. اس میں ساجد میر صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، بلاول صاحب کے والد بھی تھے، مریم کے والد بھی تھے، مریم صاحبہ خود بھی تھیں، کہ جتھوں کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، ہجوم کے ذریعے حکومت سے استعفیٰ نہیں لیا جانا چاہیے، کیونکہ آج ایک جتھا یہ کام کرے گا، کل دوسرا کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلاول صاحب آج اعلان کرتے کہ جناب والا ہم سندھ حکومت ختم کر دیں گے، ہم استعفیٰ دیں گے سینٹ سے، صوبائی اسمبلیوں سے، قومی اسمبلیوں سے. اس طرح وہ آتے نہیں ہیں، وہ دائیں بائیں گھوم جاتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دھرنا عمران خان کو چھوڑے، پچھلے سال مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک دھرنا دیا تھا، اسلام آباد گئے تھے اور یہ بھی گئے تھے. اس وقت کیا کر لیا تھا؟ اس پہ بھی کہیں کنسنسس نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی 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 یہ استعفوں کے معاملے میں کہہ رہی ہوں، پارٹی رہنماؤں کو تو کہہ رہے ہیں جمع کرا دیں 31 سے پہلے، پھر لانگ مارچ ہوگا، پھر مولانا صاحب کو دے دیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ تمام پارٹیوں کے یا تمام لوگوں کے استعفے آئیں گے؟ اس پہ بھی کنسنسس نہیں ہوتا نظر؟ میری اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی قطعی طور پر تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنے ممبران سے استعفے لے گی، وہ نہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیے جائیں گے، نہ اسپیکر کے حوالے کیے جائیں گے. ان استعفوں کو استعمال کیا جائے گا حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سپیس اپنی کریٹ کرنے کے لیے، تعلقات بڑھانے کے لیے، اور نواز شریف کا راستہ بند کرنے کے لیے. میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ پھر استعفے دے بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ادھر وزیر اعظم کہتے ہیں ہم ضمنی انتخابات کرا دیں گے، ہم اور مضبوط ہو جائیں گے. نہیں، لیکن استعفے دینے سے کیا وزیر اعظم گھر چلے جائیں گے؟ تو بقول اعتزاز ایسا نہیں. اگر ساری جماعتیں استعفیٰ دے دیں تو ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اگر 150 استعفے آ جائے تو حکومت ضمنی الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہوگی، پھر سیاسی بحران پیدا ہوگا. تو لیکن جو میرا ہے کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی نہ سندھ حکومت توڑے گی، نہ ساری اسمبلیوں سے استعفے دے گی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو حکومت کے موقف کو تقویت پہنچاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا رضا رومی صاحب ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ ویژولز بھی دکھائیے کہ یہ سارے معاملے پہ پی ڈی ایم کا اوبیسلی یہ جو جلسے چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھے گا، وزیر اعظم کو گھر بھیجیں گے، استعفیٰ لیں گے. تو وہ وزیر اعظم آج کا دن گزار رہے تھے، وہ بھی آج کے دن ان کی تصاویر بھی ریلیز میڈیا کو کیا جانا یا سوشل میڈیا پر آنا، یہ اپنے ٹائیگر اور شیرو کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. تو یہ بھی آپٹکس کہتے ہیں نا سیاست میں بڑی میٹر کرتی ہیں، تو یہ بھی آج تھوڑی پیغام رسانی ہوئی ہے. اور اس کا کیا آپ نے کیا مطلب نکالا اس کا رضا رومی صاحب؟ نہیں، میرے خیال سے بڑی سوچی سمجھی موو ہے کہ وہ دکھا رہے کہ وزیر اعظم صاحب بالکل ریلیکسڈ ہیں اور ان کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا اس جلسے سے. اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس طرح کا تاثر بھی دینا چاہیں گے خصوصاً اپنی سپورٹ بیس کو اور اپنے جو ان کے فالوورز ہیں، کیونکہ سبھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا ہونے والا ہے، کیا واقعی ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا کوئی اور واقعہ ہو جائے گا. مگر یہ تو ایک امیج سازی ہے، امیج بلڈنگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ پریشر تو ہے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ابھی تک ٹی وی کے ہر چینل کے اوپر ترجمانوں کی جو پورا ایک لمبی چوڑی فہرست ہے وہ جلسہ وہاں پر ہو رہا تھا، مگر وہ ترجمان سارے اور وزراء، ترجمان، اسپوکس پرسنز جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ اسی چیز کو باور کروا رہے تھے نیشنل میڈیا کے اوپر کہ یہ ناکام ہو گیا اور فیل ہو گیا ہے. تو اس کی کیوں آخر ضرورت پڑی؟ ضرورت اسی لیے پڑی کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہو رہا ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہو رہا ہے. تو یہ بھی بات ہے. اور پھر متضاد جیسے وہ ملتان کے پہلے ریلی میں ہوا، پکڑ دکڑ، پھر چھوڑ دیا. تو میرے خیال سے بالکل پریشر یہ اسی طرح بلڈ ہوتا ہے. جو بھی لوگ سمجھتے ہیں سیاست کو، پاکستان کی تاریخ کو، آپ نے 2014 کا حوالہ دیا، بالکل یہ بات سچ ہے کہ وہ اس سے نواز شریف کا استعفیٰ تو نہیں آیا، مگر اس میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا سعدیہ کہ اس وقت جب ان پر بہت دباؤ بڑھ گیا تھا 100 دن کے بعد، تو پارلیمنٹ جو تھی اور دیگر جو پارٹیاں تھیں وہ پھر نواز شریف کے حق میں کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے تقاریر بھی بالکل صحیح. پیپلز پارٹی ساتھ چلی گئی. پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جتھے آئیں اور وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگیں. اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر پارٹیاں. تو سوال یہ ہے کہ جو ملک کی سیاسی قوتیں تھیں وہ پھر وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور پھر ظاہری بات ہے وہ معاملہ کچھ دیر کے لیے ٹل گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کون سی ایسی سیاسی قوتیں ہوں گی جو کہ اگر یہ پریشر بڑھے گا اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، کیونکہ ان کے جو اتحادی ہیں. لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب اس وقت بھی اکٹھے ہو گئے تھے، آج بھی یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو میں تو یہاں پر اکیلا ہوں، میری جماعت تو اکیلی ہے، یہ تو ہمارے ساتھ تو اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف عوام ہیں. وہ تو یہ بار بار بیان دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے سعدیہ کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بھی بیان ہی ہوتا ہے سیاسی. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے پولیٹیکل فورسز کی اور پارلیمنٹ کی، تو وہ تو عمران خان صاحب کے تو دور میں پارلیمنٹ جو ہے وہ فعال نہیں ہے اور اپوزیشن بھی اس میں انٹرسٹ نہیں شو کر رہی، حکومت بھی شو نہیں کر رہی. تو اب یہ معاملہ اگر سڑکوں پہ اس طرح سے آتا ہے اور یہ معاملہ آگے چلے گا تو اس کو بالکل ہم اس کو برش آف نہیں کر سکتے اور لائٹلی نہیں لینا چاہیے، نہ گورنمنٹ کو اور نہ ہی ان کے جو ڈھیروں ترجمان
उनको, क्योंकि ये चीज़ जब बढ़ती है और आगे जाती है तो फिर उसके अपने मुज़मरात भी होते हैं, और एक तरह से तलातुम जो होता है सियासी और बेयकीनी जो होती है, उसमें फिर एक उसकी अलग डायनामिक बन जाती है। मैं आज भी समझता हूँ, और मैं ये दोबारा ये कह रहा हूँ, और मैंने कई बार कहा है कि अभी भी ये मौका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के ही फोरम के ज़रिए या अपनी जो है वो लीडरशिप दिखाते हुए वो मुज़ाकरात का खुद आगाज करें, उसमें इनिशिएट करें। उन्होंने कहा भी है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। ऑफर तो किया है, उन्होंने तो कहा है कि पार्लियामेंट के फोरम पर आएं, वहां बात करें, ग्रैंड डायलॉग की ऑफर तो की है। अपोजिशन नहीं मान रही, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दी वो ऑफर। अपोजिशन भी नहीं कर रही ना, वो आज उन्होंने कहा भी है, मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में, कि पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पे नहीं होगा, उसको कोई और चला रहा है, इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब सीरियस होंगे तो वो बिल्कुल उनको ये चाहिए, ये क्योंकि ये मामला देखिए, ये मामला हुकूमतें आनी जानी होती हैं, पार्टियां आनी जानी होती हैं, असल मामला मुल्क का है इस वक्त कि मुल्क एक बड़ी नाजुक मोड़ पर है, खुसूसन मईशत के हवाले से, और जो बैरूनी चैलेंजेस है पाकिस्तान को लाहक, उसमें ये इंस्टेबिलिटी ठीक तो नहीं है। ऑब्वियसली मुज़ाकरात रास्ता है, लेकिन ठीक है जनरल साहब, ये जो रज़ा रूमी साहब बात कर रहे थे, मरियम बीबी ने आज ये कहा कि भाई अब देखो वो मुज़ाकरात की बात करता है, पार्लियामान में आओ मुज़ाकरात करो, तो पार्लियामान में क्यों आए, पार्लियामान तो एक रिटायर्ड कर्नल चलाता है, ये उन्होंने कहा। और साथ फिर ये जो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की दावत दी उन लोगों को जिनको वो चोर डाकू कहते हैं, इससे भी वो कहते हैं कि भाई अब क्यों, क्या दबाव इतना बढ़ गया है इनके जलसों के बाद कि वज़ीर आज़म को ये मुज़ाकरात की ऑफर करनी पड़ रही है। वो कहते हैं कि भाई ये तो कहता था कि हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे, ये अपोजिशन के लोग आकर शोज में बात करते हैं, तो अब क्या हुआ ऐसा? देखिए वो है कि जब पार्लियामेंट में ये लोग मौजूद थे और इमरान खान का रवैया उस वक्त दुरुस्त नहीं था, वो बजाय इसके कि एक वर्किंग रिलेशनशिप बिल्ड करता, वो नहीं की। लेकिन जो आप मसला देख रहे हैं वो ये नहीं है कि ये मुज़ाकरात करने, मुज़ाकरात अगर जब ये बाहर इकट्ठे हो गए हैं तो पहले दिन से मुज़ाकरात ना करने की बात थी। अपोजिशन मुज़ाकरात के हक में नहीं है क्योंकि मकासद तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब मौलाना को देखिए, वो पहले दिन जब ये असेंबली में हलफ उठाना था, लोगों ने उन्हें उस वक्त सिस्टम को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा जी कि कोई जाके हलफ ना ले। उस वक्त क्या था, नालायक हुकूमत हो गई थी, उस वक्त इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड थी, क्या था। आज कहते हैं कि जी फलां बहरान, ये बहरान, उस वक्त कोई बहरान था, अभी तो हुकूमत बनी नहीं थी। सो मौलाना के तो नीयत आपके सामने। दूसरों की प्रॉब्लम ये आई कि जैसे जैसे उनके केस खुलते गए वो भी तंग पड़ना शुरू हो गए। उससे पहले तो वरना कोई मसला नहीं था, वो तो अंदर बैठ के तो ऑफर भी देते थे कि जनाब हम मिसाल के मईशत कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। तो हुआ क्या बाद में? ये मुज़ाकरात, हम बड़ी बातें करते हैं मुज़ाकरात हो जाए, मुज़ाकरात की कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना। अगर आप अंदर से खोल के देखें तो इन मुज़ाकरात की बुनियाद, अगर आप ये कहते हैं कि जी ये सिलेक्टेड है, इलेक्शन गलत था, ये था वो था, लिहाजा इसको हुकूमत छोड़नी चाहिए, हमारा यही एक पॉइंट है, अगर एजेंडा यही है, तो क्या इस तरह मुज़ाकरात में हुकूमत छोड़ देगा वो इमरान खान? वो तो नहीं छूटेगी। और फिर दूसरी बात ये है कि कोई भी शख्स अगर मुंह से कह दे कि जनाब ये इलेक्शन जो है ये तो हमारी तो तारीख है, कौन सा इलेक्शन गुजरा है जिसमें लोगों ने ये नहीं कहा कि ये रिग्ड इलेक्शन है? लिहाजा जो कहता है रिग्ड इलेक्शन, उसके कहने पे हुकूमत चेक कर जाए। होगा ये कि अगर आप कहें कि जनाब ये रिग्ड इलेक्शन थे, तो आपको कहा जाएगा कि जनाब आप सबूत ले आए, प्रोसेस मौजूद आप करें। अगर आपके पास शवाहिद नहीं, तो मैंने देखा है कि जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से रिपोर्ट आया हुई, उसमें कहा जी इलेक्शन पहले 2 इलेक्शनों से ज्यादा बेहतर थे। पाकिस्तान का अपना अंदर अदारा जो फाफन जहां पे है, मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में थे या किसी में, सरवर बारी बैठे हुए थे जो उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमारी तहकीक के मुताबिक ये इलेक्शन पहले 2 इलेक्शनों से ज्यादा बेहतर था। अब आप सोचिए कि अगर आप इस तरह की बात करें तो अगली दफा इमरान खान आपको चैन से बैठने देगा? अगर मिसाल के तौर पे ये निकल ही जाए तो दूसरी तरफ ये ब्रेक लेनी है मुझे, ब्रेक से वापस आकर हम डिस्कशन को यहीं से आएंगे। स्टे ट्यून्ड। एक बार
پھر سے خوش آمدید. ارشاد احمد عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے ہیں یا مذاکرات کس سے ہونے ہیں, یہ اس پر بھی بڑی بحث ہوتی ہے, کیونکہ مریم صاحبہ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم بات کریں گے, فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا جائے. تو اگر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں, وہاں پہ عمران خان نے مذاکرات کی آفر کی, وہ ریجیکٹ ہو گئی, رضا رومی صاحب کا ماننا یہ ہے کہ ان کو انیشیٹ کرنا پڑے گا, اپوزیشن بھی الٹیمیٹلی آ جائے گی. لیکن اگر نہیں ہوتا ایسا اور یہ پولیٹیکل کیوس بڑھتا ہے تو پھر کس طرف ہم جائیں گے؟ پھر یہ جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کیسی بند گلی میں جا کر کھڑی ہو جائے گی؟ تو حل اور راستہ کیسے نکلے گا؟ یہ دلچسپ صورتحال ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ اس وقت پولیٹیکل فورسز کی کوشش یہ ہے, جو اپنے آپ کو نام نہاد پولیٹیکل فورسز کہتے ہیں, کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے تصادم ہو اور یہ نظام جو برا بھلا جمہوری نظام ہے اس کو رخصت کر دیا جائے, فوج براہ راست مداخلت کرے, یا تو ہمیں اقتدار دے یا وہ خود سنبھال لے. عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے, الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں عمران خان تو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جس الیکشن کو یورپی یونین اور ہمارے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے سے بہتر تھے. 77 کا ایک الیکشن ہوا تھا جس میں ریگنگ دھاندلی بالآخر ذوالفقار علی بھٹو نے تسلیم کر لی تھی. مذاکرات کے دوران انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, بدترین دھاندلی ہوئی ہے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دھاندلی جو ہوئی تھی, اور جو بائیکاٹ ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا, لوگ آئے ہی نہیں تھے پولنگ بوتھ پر, اور اس کے باوجود ہزاروں ووٹ نکال لیے گئے تھے. اس میں بھی وزیر اعظم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا, یعنی ماننے کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہے تھے کہ استعفیٰ نہیں دے رہے تھے, اور بالآخر ان کو اقتدار سے محروم جو کیا گیا, نکالا گیا وزیر اعظم ہاؤس سے. ایک جو دھاندلی زدہ پارلیمنٹ کو توڑا گیا یا دھاندلی زدہ حکومت کو ختم کیا, کہ فوج نے آگے کیا تھا, سیاستدان نہیں کر سکے تھے. حالانکہ 4 مہینے بڑی زبردست قسم کی موومنٹ چلی تھی اور اس میں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھیں. تو آج یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر اعظم خود استعفیٰ دے کے ان کے حوالے کر کے چلا جائے. ایک تو اس کو ذہن میں رکھیے. 2 دھڑے ہیں پی ڈی ایم کے اندر. ایک یہ ہے جو چاہتا ہے کہ پریشرائز کیا جائے اور کسی طرح عمران خان راضی ہو جائے یا اس پر دباؤ ڈالا جائے کہ الیکشن ہو جائیں قبل از وقت, یا اگر الیکشن نہیں بھی ہوتے تو ہمیں یہ یقین دہانی کرا دی جائے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. ایک ہے وہ جس میں پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ کا ایک دھڑا ہے اور باقی جماعتیں ہیں. دوسری طرف ہیں مولانا فضل الرحمان, مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب. وہ کہتے ہیں جو بھی ہو جائے یہ سارا سسٹم جو ہے, عمران خان نہیں, سارا سسٹم دھڑام سے نیچے گرے, مداخلت ہو کچھ عرصے کے لیے, یہاں غیر جمہوری حکومت آئے, غیر جمہوری نظام آئے جس میں ہمارے کیسز دب جائیں, ہمارے اوپر جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے, نیا ایک ماحول پیدا ہو, ہم جمہوریت بحالی جمہوریت کے ایک لیڈر کے طور پر یا ایک بہت بڑے جس کو فاتح کے طور پر سامنے آئیں اور ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ چھپ جائیں اور ہمارے لیے نیا راستہ نکلے, جس طرح کے 2008 تو آپ کو لگتا ہے غیر جمہوری حکومت میں ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی ان کے کیسز کی حد تک؟ ہاں ہو جائے گی, اور ان کا جو ہے بہت سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ صاف اس کے ساتھ آئیں گے. یہ ایک کشمکش ہے فوج اس کے اندر. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جمہوریت پسند اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں, اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو بدنام ہے اس حوالے سے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں, ہم حکومت کے ساتھ, الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ آئین کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں اور اس سسٹم کو چلنا چاہیے. یعنی جس کو بدنام کیا جاتا ہے وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. اعتراض کیا ہے اور جو فاتحین ہیں, جمہوریت کے مجاہدین ہیں, وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عمران خان یہ کام کر رہے تھے, پی ٹی آئی یہ کام کر رہی تھی. میرا سوال آپ سے ہے کہ اس وقت بھی جب یہ کہا گیا فوج کی طرف سے, یا مریم نواز کا اپنا ٹویٹ آپ کو یاد ہوگا کہ فوج جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, تو اس چیز کو بڑا اچھا سمجھا گیا کہ بھئی یہ بات کی جا رہی ہے. آج جب یہ بات عمران خان وزیر اعظم کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, یا فوج یہ کہتی ہے کہ ہم اس سے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, تو اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ بھئی کیوں کہہ رہی ہے فوج, کیوں کہہ رہی ہے, یا وزیر اعظم کیوں بات کر رہے ہیں. یہ تو اچھی چیز ہے کہ اگر فوج کھڑی ہوئی ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ, یہی غیر جمہوری رویہ ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ جمہوریت کی جدوجہد ہے. یہاں خاندانی اور موروثی
हाकमियत की, हुकूमत की जदोजहद हो रही है। फ़ौज जो है वो हमेशा ये चाहती है कि जी सिस्टम चले, हम पर बोझ ना पड़े और ये मामला चलते रहें। पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन हम लोग, हम सहाफ़ी, हम अखबार नवीस, हम दानिशवर ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, सियासतदान हमारे जो हैं वो तो हमेशा जमहूरियत चाहते हैं, उनको काम नहीं करने। भाई काम जो करना चाह रहे हैं, एक हुकूमत है, उसको 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी। आप अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम अगर आपको मुनासिब समझेंगे तो दे देंगे इक़्तिदार, नहीं, लेकिन इक़्तिदार हम लेना चाहते हैं, हमेशा लेते रहें। ये बात नहीं है, मुझे कोई बात करते हुए शर्माना नहीं चाहिए कि हमें इक़्तिदार जो है, ये लोग हमारे जो इस वक्त मुजाहिदीन जमहूरियत, ये हमेशा किसी और तरीके से लेते रहे हैं। इस वक्त एक मसला और बना हुआ है, उस पर ज़रा तवज्जो दीजिए। ये सारी जद्दोजहद पिछले साल उस वक्त शुरू हुई जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया। जनरल असम्बली में जाके इमरान ख़ान ने इस्लामोफोबिया की बात की, इसराइल के ख़िलाफ़ बात की, और इसराइल को अरब ममालिक ने तस्लीम करना शुरू किया। आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर हो, मौलाना फजल रहमान की तकरीर हो, उसमें ये बात एक पॉइंट हमेशा होता है कि जी इमरान ख़ान ने दोस्त ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं। इशू क्या है? इसराइल को तस्लीम करना। इशू क्या है? इस्लामोफोबिया। कनेक्शन क्या है? कश्मीर पर जो लोग हमारा साथ नहीं दे रहे, अगर इमरान ख़ान की हुकूमत या मौजूदा हुकूमत उनसे बात करती है खुलकर, तो उससे ताल्लुकात अगर ख़राब होते हैं तो वो उस ज़िम्मेदार क्या हम हैं या कोई दूसरा है? अगर हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे और जो ममालिक हम पर तो आपको लगता है कि इसमें कोई कनेक्शन है? ये कनेक्शन है। ये जो पहले हम बात कर रहे थे, इस पे रज़ा रूमी साहब, रखना पड़ेगा। ये जो अभी भी पीडीएम का यकीन है या कॉन्फिडेंस है कि वो घर भेज देंगे, दूसरी तरफ आपने जैसे पहले मुज़ाकरात की बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि अगर ऑपोजिशन को भी मौका मिले तो वो जो मुज़ाकरात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से ही करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म या इमरान खान से तो हमारी लड़ाई ही नहीं है, उनको लाने वालों से लड़ाई है। और उनका इशारा ऑब्वियसली फौज की तरफ होता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है, जिनको वो कभी सेलेक्टर्स कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। लेकिन क्या इस दफ़ा भी आपको लगता है कि ये तासुर जो बार बार दिया जाता है, या कुछ हमारे तज्ज़ियाकार भी मैंने सुना ये बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान की सियासत में वहाँ से गारंटीज़ के बगैर कोई चीज़ होती नहीं है, वहाँ से इशारे हों तो फिर चीज़ें चलती हैं, तो इस दफ़ा भी आपको लगता है कि ऑपोजिशन को या पीडीएम को कुछ गारंटीज हैं? देखिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई ऐसी गारंटीज हैं। अगर गारंटीज होती तो फिर ये इस तर्ज पे ना होता। मगर जाहिर बात है, पीडीएम के जो प्रेशर भी है, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनका जो एक बयानिया है नवाज शरीफ साहब का, फजल रहमान साहब का किसी हद तक, और ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो लीडर्स हैं, तो वो यकीनन उसमें बड़ी बात एक वाज़ेह है कि वो मुखातिब इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। बंदूक तो वो इमरान खान के कंधे पे रख रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवा रहे हैं कि आपने जो अभी सियासी बिसात उनके मुताबिक जो बिछाई है वो हमें काबिल कबूल नहीं, और आप रीसेट करें, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए या फ़ोन हैंग हो जाए तो आप उसको फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो वो एक तरह का रीस्टार्ट या रीसेट चाह रहे हैं। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की है, वो कैसे होगा? क्या वो पार्लियामान के फोरम से नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा? वो उसको रीसेट करने का, रीबूट करने का तरीका क्या है उनके पास? देखिए, रीबूट करने का तरीका तो जो वो मांग रहे हैं वो तो बड़ी, जिसे कहते हैं मैक्सिमलिस्ट डिमांड है कि भाई इस्तीफा दें, नए इलेक्शन हो और ये हो और वो हो। लेकिन देखिए, किसी ना किसी स्टेज पर और कहीं नए इलेक्शन में भी, लेट्स से नए इलेक्शन के बाद भी अगर दोबारा पीटीआई जीत जाती है तो फिर वो धांधली की बात हो जाएगी, क्योंकि फिर कहेंगे रिगिंग है क्योंकि आप रिफॉर्म्स नहीं लाए। सो ये तो एक अजीब सा विशियस साइकिल चल रहा है। ये एक विशियस साइकिल है सादिया। और लेकिन मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें इमरान खान साहब को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी इमरान खान साहब ने बड़ी एक, जिसे कहना चाहिए, महारत से एक पत्ता खेला हुआ है, और वो ये कि वो खुद इस चीज से निकल गए। उन्होंने इनको इस 12 पार्टी अलायंस जो है उनको इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबिल कर दिया है, और उससे यही होता है कि इमरान खान साहब की जो वैल्यू है वो और बढ़ती है। तो वो एक जैसे कहते हैं क्लेवर सियासी टैक्टिक भी है, और उसमें वो खुद नहीं आ रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं,
आइन के मुताबिक काबीना के सरबराह हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं और उनमें ये भी शामिल है कि इस तरह के मसाइल के ऊपर वो ठीक है वो मुज़ाकरात ना कामयाब हों ना और क्यों नहीं होंगे अगर उनको बैकिंग है, वो एक पेज पर वो सारी चीज़ की जो बात होती रहती है, तो फिर अब ये वक्त आ गया कि कोई ना कोई इसका तरीका तो निकालना चाहिए, क्योंकि खुद तो जो है आप नहीं मुज़ाकरात, फौज क्या मतलब वो तो ना उनके सर्विस रूल्स इजाज़त देते हैं ना आइन में कोई गुंजाइश है, तो मुज़ाकरात कौन करेगा? मुज़ाकरात तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं करने हैं ना। तो मेरे ख्याल से ये अब मौका है, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब हम सब भी बात भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं अच्छा जी देखेंगे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो क्या पाकिस्तान की मईशत जो है इसकी मुतहम्मिल हो सकती है कि आप 3-4 महीने और लटकाए रखें? जी मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ। दैट्स ट्रू कि अगर आप अपने इन जलसों से या तहरीक से हुकूमत तो घर जाए ना जाए, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आप उसका बेड़ा गर्क मजीद कर देंगे, आपके लिए और मौशी तौर पे मुश्किलात मुल्क के लिए जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। बिलावल साहब ने भी कहा कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, मरियम साहिबा ने भी कहा कि जी इस्लामाबाद आएंगे, और कारकुनान से भी सवाल किया गया, और अभी लॉन्ग मार्च कब होगा मौलाना साहब ने भी कोई तारीख नहीं दी, तो फिलहाल इस पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि कब जाना है इस्लामाबाद और फिर क्या करना है, तो ये भी कोई लाहे-अमल वाज़ेह नहीं हो सका। और सेनेट इंतखाबात को लेकर ऑब्वियसली सब बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि जी वो ना हो या रुक जाएं, तो वो आपको जैसे हुकूमत कह रही है कि जी वो तो टाइम पर होंगे, अपोजिशन की तहरीक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वैसे ही आपको होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैं पर्सनली ये समझता हूं कि अपोजिशन की तहरीक को हर लिहाज से नाकाम करने के लिए हर जरिया इख्तियार करना चाहिए। उसकी वजह अच्छा जनरल साहब पहले ये भी जरा मैं ऐड करती चलूं कि पहले उन्होंने कहा था कि जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, तो मौलाना साहब ने फरवरी का भी इशारा दे दिया, उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में होगा, हतमी तारीख फिलहाल नहीं आई। ठीक है, वो फरवरी का ही मैं सुन रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि सर्दी बहुत होगी और जरदारी वगैरह, जरदारी साहब की तरफ से एतराज था कि इतनी सर्दी में लोगों को वहां बैठाना जमा करना मुश्किल होगा। बहरहाल चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने खुद 3-3 दफा हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट में भी, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में, और ये हुकूमत जिसको आज 2.5-3 साल हुए हैं उसको कहते हैं तुम परफॉर्मेंस दिखाओ। और इसका अगर मिसाल के तौर पे ये चले भी जाएं तो इनके पास तो हमेशा बहाना रहेगा कि जनाब हमने वादे किए थे लेकिन हमें 5 साल मिलते तो हम कर देंगे, और ये हुकूमत से निकल जाएंगे। जब मियां साहब को दोबारा कोई हुकूमत में नहीं आने देगा तो फिर वो किसी वजह से इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो फिर यही राग लापेंगे कि जी पिछले 72 साल से किसी वजीर आजम को ये पूरा नहीं करने दिया 5 साल का। ये मियां साहब ने हर वो दौर में बेनजीर के खिलाफ इन्होंने साजिशें की, असद दुरानी से, जनरल असद दुरानी से पैसे इन्होंने वसूल किए, यानी जितनी काले करतूत इन लोगों के हैं वो और किसी के हैं नहीं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे अवाम भूल जाते हैं कि जिन्होंने 3-3 टेन्योर लिए हैं वो एक 2.5 साल वाले टेन्योर को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं कि तू 2.5 साल में ही सारा कुछ करके दे दे हमें। 5 साल में भी वो ये चीजें नहीं कर सकेगा जो इमरान खान बातें करता रहा, लेकिन कम अज कम बहाना तो खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शुएब साहब, ज़रूमी साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।